नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम मनोरोगियों के हित से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देंगे। मनोरोग को मानसिक विकार और दिमाग की बीमारी भी कहा जाता है। ये व्यक्ति की भावनाओं, व्यवहार, मूड और सोचने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मनोरोग की वजह से धीरे धीरे दैनिक दिनचर्या पर असर पड़ता है और यहां तक कि एक दिन जिंदगी को यह बहुत बड़े पैमाने पर नियंत्रित करने लगता है। मनोरोग इतना खतरनाक हो सकता है कि यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। मनोरोग को मेंटल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके बिना जीवन के सभी कार्य प्रभावित होते हैं। जब मनोरोग गंभीर हालत में पहुंच जाता है तब उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सरकार 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट लाई थी, जो कि मनोरोगियों के इलाज और हित से जुड़े तमाम पहलुओं को कानूनी प्रावधान के तहत निश्चित करता है। ये एक्ट मनोरोगियों के मानवाधिकार को भी रक्षा करता है। तो ये थी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते सर। अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120612793 एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 0120612793। इसके अलावा मुफ्त कानूनी सलाह के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है 8377009645। मनोरोगियों से जुड़े कानूनी प्रावधान को लेकर आज हमें जानकारी देंगे परमानंद पांडे जी। अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन, आपके मन में है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि कानूनी तौर पर मानसिक रोगी किसे कहते हैं? देखिए रेशु जी, आपने काफी विस्तार से बता दिया कि मनोरोगी किसको कहा जाए और क्या हो सकता है इसका दुष्प्रभाव। वास्तविकता यह है कि एक आंकड़े के अनुसार भारत में नहीं पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनोरोगी हैं, लेकिन वो इस बात को छिपाते हैं कि मनोरोगी नहीं है। जी। डिप्रेशन है, तनाव है, बहुत ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसमें आप कोई सोचने समझने की क्षमता मिलता है कि सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो मनोरोग की दशा होती है। इसी को आप लीगल भाषा में भी कह सकते हैं कि जब आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए, जब कोई ऐसा निर्णय हो जाए जो कि वो अच्छा नहीं माना जाएगा, तो उसको कहते हैं ये मनोरोग की दशा है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोरोग को लेकर के लोगों के मन में एक कहते हैं एक धब्बा लग जाता है, ये स्टिग्मा है। अगर कोई भी व्यक्ति जो मनोरोगी होता भी है वो इस चीज को छिपाता है, वरना सामान्य जीवन में किसको एंजाइटी नहीं होती है, किसको डिप्रेशन नहीं होता है, कौन ऐसी स्थिति में नहीं होता है कि बहुत परेशानी की स्थिति में आ जाए। लेकिन हर परेशानी, हर तरह का डिप्रेशन, हर तरह की चिंता, हर तरह का विकार मनोरोग की श्रेणी में नहीं आता है। मनोरोग की श्रेणी में वही आता है जो कि जिसको डॉक्टर लोग, जिसको साइकियाट्रिस्ट लोग ये लिख करके दे दें, ये कह दें कि देखिए ये इनको चिकित्सा की जरूरत है और इनको भर्ती होने की जरूरत है या इनका उपचार करने की जरूरत है, तभी उसको माना जाता है। अन्यथा तो सामान्य तौर पर बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होता है, बहुत सारे लोगों को एंजाइटी होती है, बहुत सारे लोगों को तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, उसको लेकर के उदासी की हालत में रहते हैं, सैडनेस रहती है। हालांकि ये भी एक मनोविकार है, लेकिन उस मनोविकार से लोग मुक्त हो जाते हैं धीरे धीरे 2-4 दिन के भीतर। ऐसी स्थिति आती है कि बिना दवा किए, बिना कोई उपचार किए ही ठीक हो जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग इस मेंटल डिप्रेशन का या मेंटल इलनेस जो है, इसको लेकर के अस्पतालों में और डॉक्टरों के पास नहीं जाते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा और उसको सामान्य तौर पर ले लेते हैं। ये बाद में घातक हो जाता है, बाद में खतरनाक हो जाता है।
अब तो साइकोलॉजी में एक साइकियाट्री की पढ़ाई होने लगी है और साइकियाट्री का डिपार्टमेंट मेडिकल साइंस में होने लगा है, डिपार्टमेंट होने लगा है। पूरी दुनिया में अब साइकियाट्रिस्ट बैठने लगे हैं और साइकियाट्रिस्ट लोग इसकी दवा करते हैं और उपचार करते हैं। इस नाते अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और इस जागरूकता का प्रभाव अच्छा पड़ रहा है। लेकिन मानसिक रूप ये जो कानूनी रूप से ये कहेंगे कि मानसिक बीमारी उसे ही कहा जाता है जिसको लेकर के उसके सोचने समझने और प्रूडेंट काम करने के लिए आपकी क्षमता किसी की खत्म हो जाती है, उसी को आप मानसिक बीमारी कहते हैं। जी परमानंद पांडे जी, कई सारे सवाल मेरे जहन में थे, लेकिन वो सवाल मैं आपसे पूछती उससे पहले ही आप उनका जवाब यहाँ पर दे चुके हैं। लेकिन फिर भी मानसिक रूप से बीमार कैदी किसे कहते हैं, इसको आपसे और विस्तार से समझना चाहेंगे। देखिए, मानसिक रूप से बीमार, मैंने कहा ना कि मानसिक रूप से बीमार कैदी की बात जो आती है जी। ये आज से नहीं, आईपीसी में तो 1807 से दिया हुआ है, सीआरपीसी में भी इस चीज को दिया हुआ है कि मानसिक रूप से कौन हुआ। लेकिन मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लिए जब तक आपको कोई मेडिकल प्रमाण पत्र न मिल जाए किसी व्यक्ति से, तब तक वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति नहीं माना जाता है। अगर वो मेडिकल रूप से ये मजिस्ट्रेट के पास जाता है, एक एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। कौन लगाता है? मेडिकल उसके रिलेटिव लगाते हैं, मेडिकल उसके घर परिवार के लोग लगाते हैं, मेडिकल उसके जान पहचान के लोग लगाते हैं मेडिकल के लिए। और वो कहा जाता है कि ये व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त नहीं, विक्षिप्तता की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, मानसिक रूप से इसको उपचार की जरूरत है। तो उसको ये मानते हैं कि ये मेंटल इलनेस है और ये इस प्रिजनर के लिए अलग से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। सबसे खतरनाक स्थिति भारत में खास तौर पर है, या तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में यही हालत है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए ठीक से उनको उपचार की व्यवस्था नहीं हो पाती है। और सबसे दयनीय स्थिति आपको बताएं, हम लोगों ने तो इस चीज को जांच भी किया था जब लॉ के स्टूडेंट थे, सबसे दयनीय स्थिति महिलाओं की होती है। महिलाओं के साथ बहुत तरह का दुरुपयोग होता है, बहुत तरह का दुर्व्यवहार उनके साथ होता है और उनकी अच्छी चिकित्सा भी नहीं होती है, उनका तमाम तरह का शोषण भी किया जाता है। इस नाते सरकार को ये 1987 का एक्ट जो आया है, ये एक्ट बहुत अच्छा है लेकिन नाकाफी है, वो इनएडिक्वेट जिसको हम कहते हैं कि पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। उस एक्ट को और भी बढ़ाने की जरूरत है। खास तौर पर महिला कैदियों के लिए इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि उनके साथ कोई तरह का दुर्व्यवहार न पड़े। और दुनिया भर के लोग इसमें करते हैं, जो उनके साथ में रहने वाले लोग हैं, उनके और अर्चित परिचित जो होते हैं, डॉक्टर से लेकर के और वार्ड तक तमाम लोग उनके साथ व्यवहार करते हैं। ये तो सारे मानसिक रोगियों के साथ करते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ पर खास तौर पर यह किया जाता है। इसलिए इस चीज को रोकने की जरूरत है कि इस एक्ट को कायदे से लागू किया जाए और इसमें और संशोधन किया जाए, जिससे लोगों को। तो आपने पहला सवाल ये पूछा कि कौन करता है, इसकी जांच पहले पड़ताल होती है। डॉक्टर लोग जब सर्टिफिकेट दे देते हैं तब जो है उसको मजिस्ट्रेट वेरीफाई करता है और उसके बाद वो कैदी वो बनाए जाते हैं मानसिक रूप से, कहते हैं मानसिक रूप से जो मानसिक रूप से जो खराब स्थिति में है, उन कैदियों के लिए उनको अलग से व्यवस्था कराई जाती है। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भारत सरकार और राज्य सरकार मानसिक रोगियों को कौन कौन सी सुविधाएं देती है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मानसिक रूप से देखिए, जो आर्टिकल 21 है, ये धारा, संविधान के धारा 21, ये कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए है। कास्ट, क्रीड, रिलीजन और उम्र, सबके लिए ये धारा 21 जो है संविधान की को लागू होती है। इस नाते जो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं उनको भी जीने का अधिकार है। और कैसा जीवन? उनको एक डिग्निफाइड लाइफ, उनके साथ एक ऐसा जीवन, मर्यादित जीवन बिताने का अधिकार है। उनके लिए भी आपको, सरकार को यही व्यवस्था करनी पड़ेगी जो दूसरे को देना पड़ता है। दूसरे को भी डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, वही अधिकार उनको भी है। इस डिग्निफाइड लाइफ को बिताने के लिए संविधान की धारा 21 हमको अधिकृत करती है कि हम पूरी तरह से ऐसे लोगों को सहायता करें। अब सहायता किसके की जाती है? सहायता का मतलब होता है, सहायता की शुरुआत जो होती है ये इंडिस्क्रिमिनेट होता है, ये कोई सबके लिए बराबर तो होता है, लेकिन जो सबसे कमजोर, जो सबसे खराब स्थिति में है, उसके सहायता ज्यादा अच्छे ढंग से की जाएगी। और जो अच्छी स्थिति में है
जो कमजोर नहीं है उसके लिए थोड़ा सा आप उसको अवहेलना भी कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। होता क्या है, यहाँ पर जो सबसे समृद्ध स्थिति में है उसकी जांच, उसके ध्यान दिया जाता है ज्यादा, लेकिन जो ज्यादा आवश्यकता जिसकी होती है उस पर ध्यान कम दिया जाता है। लेकिन संविधान की धारा 21 इस चीज को कहती है कि बिना भेदभाव के उस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए, और इसी नाते राज्य सरकारों का दायित्व होता है और केंद्र सरकार का दायित्व होता है कि वह मानसिक रूप से परेशान, मानसिक रूप से जो रोगी लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनके लिए अच्छे ढंग से व्यवस्था की जाए। और हर सरकार ने लगभग हर ऐसी व्यवस्था की है, हर जिले में, हर राज्य में ऐसी व्यवस्था है कि मानसिक रूप से जो उद्वेलित हैं, जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए अलग से ध्यान दिया जाने की व्यवस्था की गई है, और ये राज्यों ने किया है और केंद्र सरकार ने किया है। जी सर, ये भी बताएं कि स्टेट अथॉरिटी फॉर मेंटल हेल्थ सर्विस की स्थापना क्यों की जाती है और अथॉरिटी की क्या कुछ भूमिका रहती है? अथॉरिटी की भूमिका तो इसलिए यही है कि आप मेंटल हेल्थ सर्विस को देखें कि आदमी का जीवन कैसा, मेंटल हेल्थ कैसा है। देखिए, दो तरह का मेंटल हेल्थ होता है। एक मेंटल हेल्थ तो ये है कि थोड़ा सा मान लीजिए बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, कोई आदमी बहुत 1 मिनट के लिए हो गया कि बहुत उदास हो गया, दूसरे मिनट में उत्तेजना से भर गया और उत्साह से भर गया, तो उसके अंदर बाइपोलर दो तरह की चीजें उसमें आ जाती हैं। वो कई बार इतना डिप्रेशन में आ गया कि वो कूद करके आत्महत्या कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ ये ऐसा व्यक्ति होता है कि जो ये सोचता है कि नहीं, हमको इस जन को करना है। तो ये अथॉरिटी जो है ये इस चीज को सुनिश्चित कराती है कि देखिए, आप जिनको जरूरत है उनको उसकी चिकित्सा होनी चाहिए। और दो तरह के मतलब मानसिक रूप से होते हैं। एक तो इंसैनिटी की स्थिति, इंसैनिटी बने एक पागलपन की हालत हो जाए, जिसकी दवा कराने के लिए केवल उनको पागल खाने में ही भर्ती करना पड़ता है और उनकी देख रेख करनी पड़ती है। वो इंसैनिटी की हालत है, जिसको कॉमन आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं मैडनेस है, पागलपन की बीमारी है। लेकिन एक बीमारी ऐसी है जो मानसिक रूप से परेशान रोगी लोग हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। और वो ढंग से, और ये मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का काम होता है कि इस चीज को सुनिश्चित कराए कि किसको किस ढंग की उपचार दिया जाए, किसको किस ढंग की व्यवस्था की जाए। ये अथॉरिटी ही इस चीज को सुनिश्चित कराती है और ये काम उसको रहता है और उसका ये दायित्व होता है कि कोई। सर, मानसिक अस्पताल में भर्ती होने के नियम क्या कुछ हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मानसिक अस्पताल में भर्ती होने का एक ऐसे आपने ठीक सवाल कि आप उठे और आप माने हम आपका सेंस आपको इस शर्त में मत लीजिएगा कि किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, वो मैं अपने लिए मैं ये ऐसा नहीं है कि मैं उठूं और घर से निकल दूं और जाऊं मानसिक अस्पताल में भर्ती हो जाऊं, ये कतई नहीं होता है। मानसिक अस्पताल में भर्ती होने के लिए वहाँ एक बोर्ड बनता है। उस बोर्ड में डॉक्टर लोग बैठते हैं और घर परिवार के किसी भी आदमी को उसमें ले जाकर के प्रार्थना पत्र देना पड़ता है कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है और इसकी भर्ती के लिए हम आवेदन करते हैं। तो जब वो बोर्ड बैठता है, जब वो बोर्ड बैठ जाता है और बोर्ड को सवाल पूछता है, वो परिवार के लोगों से, उनके रिश्तेदारों से और उस व्यक्ति से भी, जब उनको ये लगता है कि इस व्यक्ति का उपचार बाहर से रह करके नहीं हो सकता है, तो उनको अस्पताल में वो भर्ती करने के लिए आदेश देते हैं और वो सलाह देते हैं, और उनकी सलाह पर ही किसी व्यक्ति को मानसिक अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है। अन्यथा नहीं कि जैसे कोई भी व्यक्ति उठा और कहा कि हमको कोई परेशानी हो रही है और शारीरिक कष्ट है तो जाए और अस्पताल में उसको दिखाए और जांच करे और अस्पताल में भर्ती हो जाए। नहीं, उसकी भर्ती होने के लिए पूरा एक बाकायदा एक बोर्ड बैठता है, मेडिकल बोर्ड, और मेडिकल बोर्ड इस चीज की जांच करता है कि क्या इस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है या नहीं, या इसकी आवश्यकता ऐसे ही आउटडोर पेशेंट के रूप में इसको रखा जाए और इसकी दवा कर दी जाए। वो जब तक मेडिकल बोर्ड इस पर रिपोर्ट नहीं दे देता है तब तक वो व्यक्ति नहीं भर्ती होता है। इस नाते अस्पताल का मेडिकल बोर्ड ही इस चीज को सुनिश्चित करता है कि इस व्यक्ति को भर्ती किया जाए या नहीं किया जाए। जी, कई और चीजें हैं सर जिनको हम आपसे यहाँ समझना चाहेंगे। ये भी बताइए कि मानसिक अस्पतालों को लाइसेंस कब मिलता है और कब उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है? जी देखिए, ऐसे तो हर अस्पताल का लाइसेंस मिलता है,
जी। केवल मानसिक अस्पताल का नहीं, हर एक अस्पताल के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, और लाइसेंस जब तक नहीं मिलता है तब तक अस्पताल कब नहीं चलता। यहाँ तक कि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर भी है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से उसको लाइसेंस मिलता है। जैसे कोई वकील बनने के लिए कहते हैं कि हमने वो LLB पास कर लिया और हमको वकील बना दिया, जब नहीं बनना होता है, उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो राज्य इकाई होती है वो उस राज्य इकाई का मेंबर बनना पड़ता है, तब जाकर के। और आजकल तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले एक एग्जामिनेशन लेते हैं और एग्जामिनेशन पास करने के बाद ही किसी को वकील के रूप में रजिस्टर करते हैं। इसी तरह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MBBS पास होने के बाद इस चीज को देखती है कि क्या ये रजिस्ट्रेशन है, इनका करने लायक है कि नहीं है। ये बात तो हमने केवल डॉक्टर के लिए कहा, लेकिन अस्पताल के लिए बाकायदा उनके एक क्राइटेरिया होती है कि ये चीजें आप पूरी करेंगे तभी अस्पताल का लाइसेंस मिलेगा। इतना बेड होना चाहिए, इतनी सुविधाएं होनी चाहिए, इतने वार्ड होने चाहिए, और ये इतने डॉक्टर आने चाहिए, डॉक्टर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डॉक्टर किस तरह के आते हैं, यह तो हर एक अस्पताल के लिए होता है। लेकिन मेडिकल जो आप इसको कह सकते हैं मेडिकली जो मेंटली इल हॉस्पिटल के लिए, उसके लिए बाकायदा इस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि कितने साइकियाट्रिस्ट हैं, कितना इनकी डिग्री है, किस ढंग का सुविधाएं हैं और किस ढंग की सुविधाएं दे रहे हैं, क्योंकि आप उसको एक दूसरे रोगी से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। उसके विशेष चिकित्सा व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके विशेष देखभाल भी करनी पड़ती है। और आप देखे होंगे कि पहले तो मेडिकल जो इनको ट्रीटमेंट दिया जाता था उनको बांध के मारा जाता था। कई बार ऐसी स्थिति में सुने होंगे कि उनकी पिटाई की जाती थी कि अरे ये पागल हो गया, इसको ढंग से किया जाए। तो ऐसा अमानवीय कृत्य करने के लिए ये लाइसेंस नहीं दिए जाते हैं। ये लाइसेंस इस आधार पर दिए जाते हैं कि वो जाएं, वो देखें उस व्यक्ति की क्या चिकित्सा हो सकती है। वरना हमने तो इस ढंग से भी देखा है कि उसको पेड़ में बांध करके उसको आदमी पेट क्या करने लगे कि अरे ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। उसकी देखभाल होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, बाकायदा उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, तब जाकर के उसको लाइसेंस मिलता है। बिल्कुल सही बताया सर आपने, और ऐसा हमने कई तस्वीरों में भी देखा। ऐसे में अगर किसी के घर पर कोई मानसिक रोगी है तो वो तो अस्पताल भेजने से भी उनको डर जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तस्वीरों पर ही यकीन करते हैं। इस तरह की तस्वीरें अक्सर फिल्मों में भी दिखाई गई हैं। जी जी जी, आपने इस चीज को ठीक कहा कि इस तरह की तस्वीरें तो फिल्मों में भी दिखाई दी गई, और लोग आप बस में चलते हुए, ट्रेन में चलते हुए लोग इस ढंग की हरकत करने लगते हैं कि लोग डर जाते हैं करने के, इनके साथ नहीं जाएंगे। जाता है अस्पताल में नहीं कि ले जाकर के और उसको ओझा के यहाँ ले गए और ओझा ने उसको मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू किया। उसके लिए बाकायदा पढ़ाई होती है, और उस ड्रग की पढ़ाई अगर किया हुआ व्यक्ति है तो वह लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, उसकी जांच होती है, और जांच के बाद जब लाइसेंस मिलता है तभी वो मानसिक रूप से रोगी व्यक्ति के उपचार के लिए वैध माना जाता है, अन्यथा नहीं। और ये जरूरी होता है कि लाइसेंस उसका मिला रहना चाहिए। अगर इन सारी चीजों को कोई अस्पताल पूरा नहीं करता है, मान लीजिए कहीं से उसको लाइसेंस मिल गया, तो वैसे व्यक्ति इसी स्थिति में जांच होती है, और जांच पर उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। लाइसेंस रद्द किए भी जाते हैं कई बार, जिनका लाइसेंस नहीं, इसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। वो किसी व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को पागल बना देते हैं और किसी पागल व्यक्ति को दूसरे ढंग से रख देते हैं। तो ऐसे देखते होंगे कि बेचोरी बेईमानी, कानूनी रूप से मैं बता रहा हूँ कि चोरी बेईमानी की भी स्थिति होती है। जब आप कोई बिल बनाने लगता है तो बिल में ये डॉक्टर को सर्टिफिकेट देना पड़ती है कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक है और इसके ऊपर कोई दबाव नहीं रखा गया है, तो तब वो बिल बनाता है। बिल या सेल डीड या कई चीजें ऐसी होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, फिर उसको लेकर के मुकदमेबाजी होती है कोर्ट में कि नहीं, उसकी मानसिक स्थिति नहीं थी और उसको वहां से लिखवा लिया चोरी से इन्होंने, या बेईमानी से, या धोखे से, या धोखाधड़ी से ऐसा करा दिया गया है। तो इसी नाते मानसिक अस्पतालों की जिम्मेदारी बहुत अधिक होती है, और जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए तो उनका एक लाइसेंस होता है। लाइसेंस लेने के लिए उनको प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। जब वो उस प्रक्रिया को पूरी नहीं करते हैं
तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाता है। जी, ये तो अस्पतालों की जिम्मेदारी और लाइसेंस का जो प्रोसेस होता है उसको लेकर यहाँ पर बात हुई। मानसिक रोगियों को अस्पताल से छुट्टी किन शर्तों पर मिलती है, ये भी बताएं सर। जी, मानसिक रोगियों को ऐसा है कि कोई, मैंने आपसे शुरू में ही इस चीज को कहा था जी। कि एक कलंक, एक स्टिग्मा माना जाता है, एक धब्बा माना जाता है। तो इस नाते बहुत सारे लोग जो है अस्पताल से कहते हैं कि हम अस्पताल में जाएंगे ही नहीं, और अस्पताल में भर्ती हो गए तो छुट्टी पाने के लिए कहते हैं। इसमें भी कोई भी व्यक्ति अस्पताल से छुट्टी पाने के लिए फिर वहाँ रिश्तेदारों को एक एप्लीकेशन लगाना पड़ता है कि इस व्यक्ति की लड़की की शादी है और ये मानसिक रूप से अब ठीक हो चुका है, काफी स्थिति अच्छी हो चुकी है, मान लीजिए उल जलूल हरकतें नहीं करेगा और अब काफी सुधार हो चुका है। जब इस जंग की स्थिति आती है तो मेडिकल बोर्ड ही उस चीज को डिसाइड करता है और ये बताता है कि नहीं, ये व्यक्ति अब ठीक हो चुका है और काफी कुछ अगर थोड़ी मुड़ी मान लीजिए कुछ खराबी रह भी गई है तो उसको अब दवा से ठीक किया जाएगा। तो उन्हीं के निर्देशानुसार और उन्हीं की सलाह पर ही उस व्यक्ति को लीव, उस व्यक्ति को छुट्टी दी जाती है जो अस्पताल से हो जाता है और फिर वो काम करने लगता है। सामान्य तौर पर देखता है कि थोड़े दिन बाद तमाम लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन चूंकि इसके साथ धब्बा जुड़ा हुआ है, स्टिग्मा जुड़ा है, कलंक जुड़ा हुआ है, इसमें कई बार लोग भर्ती हो जाते हैं, फिर बेचारे आते हैं और फिर वो अगर खराब स्थिति में नहीं होते हैं तो समाज उनको बना देता है कि तुम पागल हो जी आ जाती है। इसी नाते बहुत ध्यान पूर्वक अस्पताल को ये देख सकता है कि इस व्यक्ति को छुट्टी दी जाए तो कम से कम बाहर जाकर के समाज से ये कलंकित नहीं है। जी सर, आज के विषय पर इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।